आज के समय में सरकार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है वो है कि पेपर लीक को किस प्रकार से रोका जाए। दरअसल अगर सोचना शुरू किया जाए तो ये अपने आप में एक असंभव कार्य नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों सरकारें इसको करने में कोताही बरत रही है या करना नहीं चाह रही है। मैं मेरी ओर से कुछ सुझाव देना चाहूँगा कि जिसको अपनाकर पेपर लीक को कम किया जा सकता है। कुछ हद तक हम तो केवल विचार और सुझाव ही दे सकते हैं, बाकी करने वाली तो सरकारें हैं। वो जब स्वयं इन बिंदुओं पर सोचेगी तभी जाकर इनको समाधान निकल आएगा। तो पहला है कि संस्थाओं का पुनर्गठन किया जाए। जो पेपर कराने वाली जो संस्थाएं हैं, यूपीएससी है, आरपीएससी है, एनटीए है या एसएससी है, उन सभी संस्थाओं को एक तो संवैधानिक दर्जा दिया जाए और उनके जो नियम है जो 1950 में बने हुए थे उन नियमों को 2026 के अनुसार उन्हें बदला जाए। एक तो उनका जो नियुक्ति का जो पैटर्न, जो सदस्य लिए जाते हैं वो मतलब बिल्कुल ही जिसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं होती, जिन्होंने ज़िंदगी में कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं दिया, वो उनके अध्यक्ष और उनके सदस्य बन जाते हैं। और उनकी जो नियुक्ति होती है वो इस आधार पर ली जाती है कि हमारे लोगों को सिलेक्ट करना है और अपने कुनबे को उसमें भरना है। जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर आरपीएससी के सदस्य बनाए जाते हैं। एक जाति इस जाति का ले लिया, एक फलां जाति का ले लिया, तो वो तो अपनी जाति के लोगों को ही भरेगा या अपने परिवार के लोगों को भरेगा। कांग्रेस वाले कांग्रेस को ले लेते हैं, बीजेपी वाले बीजेपी को ले लेते हैं, अपने विचारधारा के लोगों को उसके अंदर थोपते हैं। तो इसका जो पैटर्न है वो बदलना चाहिए। तय होना चाहिए कि कम से कम भारतीय प्रशासनिक सेवाओं का या अखिल भारतीय सेवाओं का अधिकारी होना चाहिए। उनका एक निश्चित कार्यकाल होना चाहिए। जैसे 6 वर्ष एक लंबा कार्यकाल है, 2 वर्ष या 3 वर्ष का उन्हें एक कार्यकाल देकर उन सेवा नियमों को वापस बदला जाए, उन सेवा नियमों को कड़े किए जाए। तो उनकी एक तो नियुक्ति है वो गैर राजनीतिक हो, एक कोई परीक्षा के माध्यम से या फिर उनकी स्पेशल कोई काबिलियत के आधार पर उन्हें नियुक्त किया जाए। तो सबसे पहले तो ये कि भ्रष्ट लोगों को सिस्टम में आने से रोकना पड़ेगा। जब तक भ्रष्ट लोग सिस्टम में आएंगे तब तक ये भ्रष्टाचार और ये पेपर लीक नहीं रुकेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। जब तक इसमें नहीं सुधार होगा तब तक आगे की बिंदुओं पर चर्चा करना भी बेमानी रहेगी। दूसरा जो है कि कोई भी परीक्षा ली जाए वो आप एक ही चरण में परीक्षा समाप्त करके इतिश्री कर लेते हो। परीक्षा भारत एक सिस्टम के अंदर जो लोग आते हैं उन लोगों को आने के लिए एक परीक्षा होती है और प्रत्येक बच्चे के भविष्य से जुड़ी हुई परीक्षा होती है। आप उन्हें इतना हल्के में नहीं ले सकते। उन परीक्षा को कम से कम 3 चरणों में लिया जाए। एक प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाए जो केवल भीड़ को कम करने के लिए। आप देखते हैं जिस नीट में अभी 20 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, तो 20 लाख एक बच्चों की परीक्षा की व्यवस्था कराना सरकार के लिए, संस्था के लिए चुनौती होती है। तो पहला प्रारंभिक परीक्षा इस प्रकार से हो कि उसमें भीड़ की छटनी हो जाए। पहला पेपर लेते ही जैसे 5 से 7 लाख बच्चे उसमें रह जाए, तो वो कम से कम वो उस पदों का 20 गुना तक या 15 गुना ऐसी कोई संख्या निर्धारित करें, उतने ही लोग आगे की परीक्षा दी जाए। इस प्रारंभिक परीक्षा के जो नंबर है वो मुख्य परीक्षा के अंदर शामिल नहीं किए जाए। अब जो छंटनी करने के बाद में जो बच्चे बचे उन बच्चों की मुख्य परीक्षा आयोजित की जाए, वो भी 2 चरणों में। 2 चरणों को सुझाव इसलिए कि एक चरण के अंदर कहीं न कहीं सेंटर पर हेराफेरी हो सकती है, पेपर लीक हो सकता है, या उन्हें कहीं न कहीं कोई सुझाव एक पेपर में तकनीकी रूप से विसंगति होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए 2 परीक्षाओं का आयोजन किया जाए। छंटनी होने के बाद में 2 परीक्षाएं ली जाए और दोनों जो परीक्षाएं हैं उनके नंबर है वो अंतिम परिणाम में जोड़े जाए। कई परीक्षाएं होती है जिसके अंदर साक्षात्कार का आयोजन होता है, इंटरव्यू होता है। पहला सुझाव तो ये है कि इंटरव्यू अपने आप में समाप्ति होना चाहिए। ये भ्रष्टाचार की सबसे मुख्य रूप से यही जड़ है। इंटरव्यू समाप्त होना चाहिए। और अगर इंटरव्यू रखना जायज़ है तो इंटरव्यू को भी सभी विद्यार्थियों से सेम ही प्रश्न पूछे जाए और इंटरव्यू भी वस्तुनिष्ठ हो। जैसे अगर 100 सवाल पूछने हैं तो सभी विद्यार्थियों को कंप्यूटर बेस्ड OMR शीट दे दी जाए। सभी को 100 एक ही लेवल के सवाल पूछे जाएं, एक समान सवाल पूछे जाएं और उनके भी OMR शीट दी जाए और OMR शीट के आधार पर उस इंटरव्यू को लिया जाए। तो सारों का मार्किंग पैटर्न, यानी जो बोर्ड के जो सदस्य हैं उनके सब विवेक के ऊपर प्रतिभा को नंबर मार्किंग पैटर्न तय नहीं होना चाहिए। अगला है कि सभी परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ प्रकार की हो। लिखित परीक्षाएं होती है, जैसे राजस्थान के अंदर RS की जो परीक्षा है वो लिखित परीक्षा होती है, तो भ्रष्टाचार की पूर्णतः संभावना रहती है। कोई प्रश्न चेक करने में अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है, उसकी मर्जी आए तो 1 देवें, मर्जी आए तो 10 देवें। इस प्रकार की त्रुटियां नहीं रखी जाए। सारे के सारे पेपर हैं वो वस्तुनिष्ठ रखे जाएं। परीक्षा हाइब्रिड मॉडल पर आधारित हो। ये परीक्षा का जो सबसे अभी जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है। हाइब्रिड मॉडल का अर्थ क्या होता है? अभी जो वर्तमान में जो
परीक्षा के जो दो मॉडल चलन में है, एक तो OMR के द्वारा और दूसरा CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो ऑनलाइन जो परीक्षा होती है कंप्यूटर, दोनों ही मॉडल अपने आप में गलत है। दोनों ही, क्योंकि OMR शीट में जो हम जो देख रहे हैं तो बड़ी संख्या में पेपर बनाना, पेपर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, उसी दौरान पेपर लीक होते हैं, पेपर निकाले जाते हैं। किसी न किसी पूरे इतना बड़ा देश से एक स्टोर रूम से पेपर निकाल लेते हैं और फिर उसे सर्कुलेट कर दिया जाता है। तो पेपर को हजारों केंद्रों पर भेजना एक रिसर्च का कार्य है। दूसरा जो CBT, तो CBT में क्या होता है कि पेपर सीधा उसी क्षण कंप्यूटर पर अपलोड किया जाता है और कंप्यूटर पर हम ऑनलाइन भरते हैं। अब ऑनलाइन जो परीक्षा करवाई, सरकार के पास इतना बड़ा तंत्र है नहीं, वो किसी निजी एजेंसी से संपर्क करती है। जैसे SSC और CGL में ये पेपर होता है, तो वो निजी एजेंसी से संपर्क करती है और इस पेपर के अंदर अभ्यर्थी के पास कोई प्रूफ नहीं रहता, कोई नहीं, उसके पास हार्ड कॉपी रहती है और पूरा का पूरा जो पेपर की आंसर की अपने स्तर पर बदली जा सकती है, क्योंकि उन एजेंसियों की विश्वसनीयता न के बराबर है और कोई सजा का प्रावधान है नहीं। तो ये दोनों मॉडल, इन दोनों को मिलाकर एक हाइब्रिड मॉडल बनाया गया है। हाइब्रिड मॉडल में क्या होता है कि जो पेपर जाएगा वो पेपर तो कंप्यूटर पर उस पर ऑनलाइन जाएगा, लेकिन जो उत्तर देगा वो OMR के अंदर ऑफलाइन देगा, वो OMR के अंदर गोले काले करके अपने उत्तर देगा। तो इस स्थिति में कैंडिडेट के पास एक कॉपी रहेगी वो और जांच करने के दायरे में आएगी। इसमें जो पेपर ऑनलाइन जाएगा, उस पेपर ऑनलाइन जाएगा तो उसकी पेपर को अलग अलग सेंटरों पर नहीं भेजना रहेगा और पेपर की विश्वसनीयता बनी रहेगी। एक ही व्यक्ति, जैसे RPSC या UPSC का मुख्य जो व्यक्ति है, वो उसी समय पेपर को रिलीज करेगा, तो पेपर किसी भी सेंटर पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो ये जो हाइब्रिड मॉडल है, इस मॉडल को अपनाकर इस भ्रष्टाचार को बहुत कम किया जा सकता है। OMR है, उसकी 3 कॉपी रखी जाए। अभी वर्तमान में OMR की 2 कॉपी रखी जा रही है। एक तो जो पेपर कराने वाली संस्था है कॉपी चेक करने के लिए ले जाती है और दूसरी कैंडिडेट के पास है। इसके अलावा इसकी एक तीसरी कॉपी भी होनी चाहिए जो जांच एजेंसियों के पास रिजर्व रखी जाए, जो अंतिम परिणाम जारी होने के बाद में जांच एजेंसियां उनकी जांच कर सकते हैं। क्योंकि पेपर में OMR शीट तक हमने देखा है, अभी जो बोर्ड है उनमें OMR शीट तक बदली गई। OMR शीट की बदलने की स्थिति में ये तीसरी कॉपी अगर जांच एजेंसियों के पास में रहेगी, CBI के पास में या SOG के पास में, तो वो हिमाकती नहीं करेंगे कि उस पेपर की वो OMR शीट चेंज कर ले। इसलिए ये तीसरी कॉपी ये अनिवार्य रूप से जांच एजेंसियों के पास में रखी जाए, जिससे कि पेपर लीक की घटनाओं के ऊपर कमी आए। तो होता है एक पेपर सेटर है, उस पेपर को अधिकतम 10% ही बनवाने को दिया जाए। कई बार जैसे कोई पेपर दिया जाता है, अभी हाल तक जो प्रावधान है वो ये है कि एक व्यक्ति से कहते हैं कि आज पूरा का पूरा पेपर तेरे को ही बनाना है। उसमें वो व्यक्ति अपने चहेतों को उस पेपर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। अब ऐसा हो जाए, मान लो 100 नंबर का पेपर हो, तो एक व्यक्ति से पेपर नहीं बनवाकर 10 अलग अलग लोगों से यूनिट वाइज पेपर बनवाया जाए। और इससे अगर कोई व्यक्ति जिसने पेपर बनाया है वो आउट भी करना चाहे तो अधिकतम 10 प्रश्नों का आउट कर सकता है, वरना वो अधिकतम पूरा 100 के 100 पेपर को आउट कर देता था, उसकी संभावना बनी रहती है। तो एक एग्जामिनर से अधिकतम 10 प्रश्न ही बनवाए जाए और उन 10 प्रश्नों में भी अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह जाए, हम देखते हैं कि परीक्षा के बाद में इतने प्रश्न डिलीट किए या ये प्रश्न गलत आ गए, तो एक एग्जामिनर जो व्याख्याता या कॉलेज प्रोफेसर रैंक का व्यक्ति होता है, वो अगर अपने ही विषय के 10 प्रश्न अगर ढंग से नहीं बना सकता तो वो उस पद पर रहने लायक ही नहीं है। उसको तुरंत सेवा बर्खास्तगी करना चाहिए और उन्हें सजा का प्रावधान करना चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है कि इसमें इतनी सावधानियां बरतने के बाद में भी अगर ब्लूटूथ से नकल हो रही है या अध्यक्ष या सदस्य उस पेपर को कहीं से भी लीक कर रहे हैं या कहीं और किसी तकनीकी स्तर पर गड़बड़ी करने की कोशिश की जा रही है, तो उन तथ्यों की जांच करके उन्हें फांसी की सजा का प्रावधान किया जाए, क्योंकि ये देश के नौजवानों के भविष्य का प्रश्न है। आप उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते, तो उन्हें जो कैपिटल पनिशमेंट है वो दिया ही जाना चाहिए, तभी लोगों में भय व्याप्त होगा और देश के जो युवा है वो सिस्टम तक पहुंच पाएंगे। धन्यवाद।